हेलो फ्रेंड्स, अगर बात करें भगत सिंह के बारे में, जब उनको फांसी हुई थी, उनके साथ सुखदेव और राजगुरु को भी मतलब फांसी दिया गया था साथ में। और उसके बाद देखें तो या उसके पहले बात करें कि बहुत सारे क्रांतिकारियों को फांसी दिया गया, मतलब वो शहीद हुए देश के लिए। लेकिन इन सब में एक चीज है कि देखते हैं कि सबसे ज्यादा कोई अगर उभर का चेहरा सामने आता है तो भगत सिंह आते हैं। तो आखिर ऐसा क्या बात है कि भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था, फांसी 1931 में हुआ और अभी इतना समय बीत गया, उनके जन्म के 100 साल बाद हो गया। और देखिए 2031 में फांसी के भी 100 साल बाद हो जाएगा और जब तक भारत वर्ष रहेगा तब तक उनको याद किया जाएगा। तो इन सब में चीज है कि और यूथ के वो आइकन है। तो इन सब में चीज है कि आखिर ऐसा क्या खास बात है कि 23 साल का मतलब उम्र पार करने कुछ दिन कुछ महीने हुए थे कि उन फांसी पे चढ़ रहे, तो मतलब उनको याद किया जाए कि उनसे बड़े बड़े उम्र के आदमी लोग फांसी पे चढ़े हैं। इस समय एक मतलब सबसे अलग चीज देखने को मिलता है, वह है कि जो भगत सिंह का विचार सबसे अलग था और उनका विचार अलग बनने का कारण साफ था। वो कहते थे कि जो क्रांति है वो तलवार के दम पे नहीं आ सकता, वो विचारों की क्रांति होनी चाहिए उसमें। फिर और कहते थे कि वे मुझे मार सकते मेरे विचारों को नहीं। और देखिए उनके विचार आज तक जिंदा है। और जब भगत सिंह जेल में थे तो उन्होंने काफी लोगों की किताबें पढ़ी। जैसे बात कर सकते हैं कि लेनिन के पढ़े, मार्क्स के पढ़े, अरस्तु के पढ़े, प्लेटो के पढ़े, सुकरात के पढ़े, थॉमस पेन के पढ़े, हुकर के पढ़े। तो ये सब के बारे में उन्हें पढ़े, मतलब बहुत सारे हिस्टोरियन का और पढ़े। उन सब को पढ़ने वाले के विचार को उन्होंने समझा और मतलब रखा अपना जेल डायरी में। फिर इसको लोगों द्वारा पढ़ा गया। और जैसे जानते हैं कि भगत सिंह नास्तिक थे, तो नास्तिक बनने के पीछे उनका साफ कारण था कि जो समाज का संरचना, जो संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं सही नहीं है। अगर ईश्वर है तो ऐसा नहीं कर सकता है। जैसे दलितों के मतलब अत्याचार से काफी पीड़ित, मतलब शोषण को देख करके। तो ये है कि उनका विचार को काफी ज्यादा महत्व दिया गया है। किसी भी इंसान का है कि मतलब कोई भी अगर इंसान है तो उसको एक दिन तो यहाँ दुनिया को छोड़ के जाना है, लेकिन क्या सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उसका विचार जिंदा रहता है। इसलिए हम मतलब हर इंसान को चाहिए कि विचार को लेकर आगे बढ़े। हाँ, विचार में शुद्धता होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए विचार की लोगों के हित में काम आए। और ऐसा अगर दिखता है तो उस विचार को पकड़िए और आगे बढ़िए। और भगत सिंह ने यही किया भी। और आज का टॉपिक है कि क्रांति और वर्ष। देखते हैं उसके बारे में क्या लिखा है इसमें कि सत्ता के लिए जद्दोजहद करने वाले सभी वर्ग क्रांतिकारी है। मतलब सत्ता के लिए कोई भी पहले से अगर कोई सत्ता काबिज है और उसको हटाना है तो जाहिर सी बात है कि बहुत से लोग चाहे संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए। जो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं क्या वो क्रांतिकारी है। और समानता की बात करते हैं। सभी वर्ग जब वे सत्ता में आ जाते हैं तो संकीर्णतावादी हो जाते हैं और उन्हें यह भरोसा हो जाता है कि समानता एक भद्दा ख्वाब है। जब सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तो अपने साथ सभी लोगों को शामिल कर लेते हैं, बोलते हैं कि तुम भी आओ, तुम भी आओ। और जब हम सत्ता पे मतलब कि काबिज होंगे, जब मेरा शासन आएगा तो तुमको भी अधिकार देंगे, हमको मिलेगा, जो सुख सुविधा हमको मिलेगा वो तुमको भी देंगे। लेकिन जब वो सत्ता पा लेते हैं तो वो देते नहीं है। और जैसे कि सत्ता ये अमेरिकन और क्या बोलते हैं यूरोप के कंट्री पे बात किया गया। लेकिन अभी जब प्रेजेंट सिनारियो का देश की बात करें, जैसे बीजेपी पार्टी क्या बोलती है, सबका साथ सबका विकास। चुनावी रैली में बहुत ज्यादा मतलब सुनने को मिलता है और अभी भी मिलता है। तो ये क्या समानता के बेस पे मतलब टिका हुआ है वर्ड। और अगर अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात करें तो जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रहा था तो उसमें क्या था कि सभी लोग का पार्टिसिपेशन था, चाहे वहां के गोरे लोग हों, काले लोग हैं, महिलाएं हों, सबका था। लेकिन जब अमेरिकन क्रांति खत्म हुआ और अधिकार देने का बात आया तो क्या हुआ, काले लोगों को साइड कर दिया गया, महिलाओं को साइड कर दिया गया। फिर वर्ष 1964 में सिविल राइट एक्ट करके मतलब कानून पास किया गया, उसमें काले लोगों को अधिकार दिया गया। फिर महिलाओं को 19वां अमेंडमेंट लाया गया 1920 में, तो उन लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया गया। यानी कि जो लोग सत्ता पा लेते हैं तो और कुछ लोग जो पीछे छूट जाते हैं, तो जो पीछे छूट रहे हैं उन्हें फिर से संघर्ष करना पड़ता है अपना अधिकार पाने के लिए। ये स्थिति है। तो वही कहा जा रहा है कि जो लोग सत्ता पा लिए हैं उनके लिए समानता एक मतलब क्या है, कुछ नहीं, वो क्या एक भद्दा ख्वाब है। सिर्फ मजदूर वर्ग इसका अपवाद है, जैसा कि कॉम्टे ने कहा। मतलब मजदूर वर्ग जो क्या है वो अपवाद है, वो इनमें नहीं फिट पा रहा है, वो पीछे छूट जा रहा है। और कॉम्टे यहाँ पे अगस्ट कॉम्टे का बात हो रहा है। अगस्ट कॉम्टे के बारे में बात करें तो सोशियोलॉजी के फादर थे और उनका जन्म फ्रांस में हुआ था 1798 ईस्वी में। और उसमें इनका जब जन्म हुआ था तो फ्रांस में क्रांतिकारी जो रिवॉल्यूशन था अपने चरम पे था। मतलब ऐसी बहुत सारी गतिविधियां चल रही थी जिससे ये अपने आप को अलग नहीं रख पा रहे थे।
और फिर एक इनका एडमिशन एक यूनिवर्सिटी में होता है, तो वहां जब पढ़ने जाते हैं तो वहां के जो प्रोफेसर रहते हैं वो मैथमेटिशियन और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के रहते हैं, उनका सोच में उधर जाता है, उनका क्रांति से सरोकार नहीं रहता है। लेकिन अगस्त जो रहते हैं इनका क्या है कि क्रांतिकारी गतिविधियों से बहुत सरोकार रहता है, ये अपने आप को अलग नहीं रख पाते हैं। और क्या है कि एक बार क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो जाते हैं तो फिर इनको उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है, और निकालने के बाद फिर ये अलग जाके पढ़ाई करते हैं। और समाजशास्त्र के संदर्भ में इन्होंने 3 बातें कही थी, पहला अवस्था, दूसरा अवस्था, तृतीय अवस्था। और पहला अवस्था में धार्मिक अवस्था के बारे में बात किया गया, द्वितीय अवस्था में बात किया था क्या बोलते हैं कि इसको तात्विक या गुणात्मक अवस्था, और तीसरा वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष अवस्था के बारे में बात किया गया था। थोड़ा सा डिटेल अगर बात करें तो जो पहला जो अवस्था था क्या कि मनुष्य का जो चेतना मस्तिष्क उतना विकास नहीं हुआ था, और कोई भी अगर प्राकृतिक घटना घटती थी उसको क्या होता कि देवता से जोड़ लिया कि ये भगवान ने किया हुआ। फिर अगर मिडिल एज में बात करें तो मनुष्य में थोड़ा सा तर्क करने का बात है, चूंकि बहुत सारी चीजें बन गई थी तो थोड़ा सा विश्वास कम हुआ। और अगर तीसरा स्टेज का बात करें तो उसमें क्या था कि मनुष्य वैज्ञानिक मतलब पद्धति पे ज्यादा विश्वास करने लगा, प्रत्यक्ष रूप से देखने लगा। तो इनका समाज के बारे में 3 सिद्धांत दिया हुआ और इनके बारे में अलग से बात किया जा सकता है। ये बहुत बड़े शख्सियत हैं, अगर कहीं मौका मिलेगा तो एक वीडियो बना करके लाएंगे। फिर क्या है कि सिर्फ मजदूर वर्ग से अपवाद है, जैसा कि कॉम्टे ने कहा, सच पूछिए तो मजदूर वर्ग ही समाज की काया है। मजदूर वर्ग ही क्या है, समाज का मेन हीरो है, योद्धा है, वही सारा काम कर रहा है। मतलब पीछे में क्या है कि इंडस्ट्री में वही है, खेत में वही लगा हुआ है, कोई रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग से पैकेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन होने तक उसका रोल है, और कोई है भी नहीं, मजदूरी कर रहा है। लेकिन उसका सुख कौन भोग रहा है, तो दूसरा लोग ही भोग रहा है, जिसको इनको जो अधिकार मिलना चाहिए, जो पैसा मिलना चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। लेकिन मजदूर वर्ग जो सभी लोगों का संगम है का दिन अभी तक नहीं आया। मतलब क्या, मजदूर का जो मतलब वाजिब हक है, जो इनको मिलना चाहिए, जो इनको भी लोगों के साथ क्या पार्टिसिपेशन होना चाहिए शासन में या राजनीतिक स्तर पे या सामाजिक स्तर पे, वो नहीं मिल पा रहे, अभी पीछे हुए हैं। और देखिए तो अगर अपने देश की बात करें तो इन लोगों के लिए काफी ज्यादा सरकार प्रयास कर योजनाएं चला रही है। जैसे कहें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना चल रहा है, इंदिरा आवास योजना चल रहा है। फिर अगर मतलब बात करेंगे बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए मिड डे मील योजना चल रहा है, मुद्रा योजना लॉन्च चल रहा है, बहुत सारी फैसिलिटी चल रही है। किसान के लिए बीज हो गया, फसल हो गया, पानी के लिए व्यवस्था के लिए सारी योजना चल रहा है, यूरिया खाद के लिए योजना चल रहा है। लेकिन फिर भी क्या है कि इन लोगों की स्थिति वो नहीं सुधार पा रही जो होना चाहिए था। मतलब ये कहीं ना कहीं भी पीछे हो जा रहे हैं। लेकिन क्या कि सबके लिए परिस्थितियां तैयार कर रहे हैं, लेकिन खुद की स्थिति देखिए तो मतलब जस का तस है, जो सबके साथ इनको भी मिलना चाहिए, खांचे में ढलना चाहिए, वो नहीं ढल पा रहे हैं। और ये बात आ गया वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ वर्कर्स लेक अल्फ्रेड वाटन के समय में। तो अल्फ्रेड वाटन के बाद मेरे बात इनका जन्म 1860 में हुआ था और ये इंग्लैंड में हुआ था। और इन्होंने मतलब कि पहले तो अराजकता के बारे में सिद्धांत दिया, फिर बाद में इन्होंने इसको छोड़ा, दूसरे विचारधारा को अपनाया। तो इनके बारे में बात हो सकता है डिटेल में, तो देखते हैं कभी। फिर इसके आगे कि सर हेनरी मैन ने कहा, और सर हेनरी मैन के बारे में कहे तो एक न्यायविद और हिस्टोरियन थे। इन्होंने भारत के संदर्भ में भी कहा है बहुत सी बातें। और फिर इनका एक कथा मतलब ये लेख कर सकते हैं, तो मतलब सॉरी स्टडी कर सकते हैं। तो स्टडी में था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी था। इसमें इसी के संदर्भ में ये जो बात आ गया उसी से लिया गया है। तो उसको देखते हैं। इंग्लैंड की ज्यादातर जमीन मौजूदा मालिकों के हाथों में वकीलों की गलती से पहुंच गई। मतलब कि कोई अगर किसी पास जमीन है और दूसरा कोई लेना चाह रहा है तो क्या है कि वो नहीं देना चाह रहा, तो उसके लिए क्या है, परिस्थितियां ऐसी बना दी जा रही है कि वो मतलब ले रहा और कानूनी स्तर पर गलती भी है तो उसको क्या है कि सही कर दिया जा रहा है। जैसे कि अगर बात करें झारखंड में, तो वहाँ पे सीएनटी एक्ट लगा हुआ है। मतलब कि वहां का जो जमीन है, वहां का जो मूल निवासी है झारखंड का, वो वहीं का आदमी को जमीन बेच सकता है। लेकिन देखने में आ रहा है कि बाहरी लोग जमीन खरीद रहे हैं। तो कैसे खरीद रहे हैं, जाहिर सी बात है सिस्टम प्रशासनिक या सिस्टम कानून के स्तर पे कहीं तो कुछ तो मतलब लूप होल है। वही बात इंग्लैंड के स्तर पे बात हो रहा है कि जो जमीन ले रहे हैं और लेने में अगर कहीं कुछ कागजी स्तर पे मान लीजिए समस्या है, तो उसको क्या है कि जो वकील हैं, वकील की गलती से मतलब पहुंच जा रहा है। वो लोग बोला कि हाँ लीजिए,
ऐसी गलतियों से जिनके लिए मामूली अपराधियों को फांसी दी गई, मतलब कि ऐसा अगर कोई गलती आम आदमी का तो क्या उसको फांसी लग जाता है। इसलिए फिर आगे देखते हैं, कानून आम आदमी से हंस चुराने वाले आदमी या औरत को सजा देता है। यहाँ पे एक चीज है कि जो हंस का बात हो रहा है वो प्रॉपर्टी से बात कर सकते हैं, भौतिक संसाधन से बात कर सकते हैं, पैसा से बात कर सकते हैं, हथियार से, कोई मूल्यवान वस्तु भी ले सकते हैं। वो है कि कानून आम आदमी से हंस चुराने वाले आदमी या औरत को सजा देता है। जो चोरी कर रहा है किसी दूसरे पास, मान लीजिए प्रॉपर्टी है, पैसा है, कोई चीज है, उसको कोई चुरा रहा है तो उसको कानून क्या कहता है, सजा देता है। लेकिन बड़े अपराधी को छोड़ देता है जो हंस से आम आदमी को चुरा लेता है। बड़ा आदमी कौन है, जैसे एग्जांपल देखिए अपना देश में तो मेहुल चौकसी की बात कर सकते हैं, विजय माल्या का बात कर सकते हैं। बैंक में लोगों का ही पैसा था, लोगों का अपना सेविंग का रखा हुआ था और बैंक उसी को ऋण के रूप में दी थी इन लोगों को, और फिर क्या पैसा लोन लेकर के फिर देश से ही चले गए। और अगर हम सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझते हैं तो मार्केट में घूमने चाहिए कुछ काम से, तो क्या कि एक छोटा सा चोर है जो मतलब अभावग्रस्त है और कुछ चुरा रहा है, उसको अगर भीड़ पकड़ लेते तो भीड़ तो माहिर है, प्लस पुलिस पास गए तो वहां तक कार्रवाई हो रहा है। लेकिन क्या है कि उसी में कोई दबंग अगर आदमी आ जाए तो अपनी दबंगई के बदौलत दुकान से पैसा ले रहा है लोगों से, मतलब किसी और तरीके से पैसा वसूली कर रहा है, लेकिन वो क्या हो कि वो बच जा रहा है अपने। और मतलब पॉलिटिशियन को देख सकते हैं कि कानून कैसे मिसयूज करते हैं, लेकिन क्या वो बचे हुए हैं। तो आज का संदर्भ यहीं तक खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।